नहीं है। जी, मैं आता हूं आलोक जी के पास। इजराइल को नई टेक्नोलॉजी का, डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रणेता माना जाता है, अमेरिका को भी माना जाता है। भारत को तो लगातार वो टेक्नोलॉजी बेची जा रही है, लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है कि ये देखो ये टेक्नोलॉजी टॉप लेवल की है। जैसे रूस ने अपना S-400 बेच दिया इंडिया को, करीब $6 बिलियन की डील, और उनका अपना S-400 मॉस्को में फ्लॉप होता है और क्रीमिया में जेलेंस्की के हाथों बर्बाद कर दिया जाता है, कामयाब नहीं होता। दूसरा ऐसा इंपॉर्टेंट सिस्टम आयरन डोम, जिस बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है इजराइल में, वो दुनिया ने देखा साहब। तीसरा जो फ्लॉप हुआ है अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम, यानी कि असली जब वॉर जोन में जाते हैं तब पता लगता है कि इनका पोटेंशियल क्या है और इनकी सक्सेस रेट क्या है। आज आयरन डोम को इजराइल के अंदर क्वेश्चन मार्क के अंदर लेने वाले लोगों की कमी नहीं है कि आप तो बोलते थे कि हमारे ऊपर तो एक तिनका भी नहीं आ सकता, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, ये तो पहले डिटेक्ट कर लेगा, टेक्नोलॉजी है। और 1500 लोग मर गए उनके अपने, और उनके आयरन डोम पड़े रह गए। अब तो प्रश्न उठते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको जो लॉलीपॉप बेचे जा रहे हैं इतनी महंगी कीमत पर, आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। रशिया अपना S-400 से अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, आयरन डोम से इजराइल खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। अमेरिका पैट्रियट आधा कामयाब आधा नाकामयाब है। तो ये तो एक तरह से अशांति के दूत हो गए ना सारे के सारे। मकसद क्या, हथियार बेचना, हिंदुस्तान खरीदे जा रहा है उनको, तो इंडिया से बेहतर कौन मिलेगा उनको। और अब हाँ, इजराइल के अंदर मिडिल ईस्ट में इनके हथियार बिक रहे हैं अमेरिका के, तो फटाफट एम्यूनिशन के जहाज भर भर के जा रहे हैं। तो जिनके जहाज एम्यूनिशन के साथ जा रहे हो, वो शांति का पैगाम कैसे दे सकते हैं सर? उम्मीद कैसे करें उनसे सर? ये तो एक तरह से अशांति का सौदागर है सर। आलोक जी। धन्यवाद दिनेश जी। आपने और आपके दोनों पैनलिस्ट ने काफी बातें आगे बोल दी हैं, तो अब मैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा। तो ये तो उम्मीद करना अगर अमेरिका से कि वो शांति का पैगाम देता है, तो ये तो संभव नहीं है, ये करना भी नहीं चाहिए। उसके अतीत के जितने कार्यकलाप हैं उनको देखते हुए भी, और जो मौजूदा कार्यकलाप हैं उनको भी देखते हुए, अब सवाल है कि क्या करना चाहिए। अब आप देखिए, सीपरी की एक रिपोर्ट आई थी जो हथियारों के ट्रेड के बारे में जो आती है, हर साल आती है वो रिपोर्ट, मार्च में करीब आती है। सीपरी की रिपोर्ट स्कॉटलैंड से है। हाँ, वो मार्च में आती है हमेशा। तो उस रिपोर्ट में भी ये है कि इस बार भारत थोड़ी सी ऊंचाइयों पे था, 11% के करीब, सबसे ज्यादा बड़ा आयातक इस समय भारत हो गया। और एक अजीब तरीके की चीजें हैं, तो मुझे लगता है कि उसको अफ्रीका में आयात घटा है, जबकि देखा जाए तो अफ्रीकन देश में कई जगह आपकी ऑटोक्रेसी और इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीका में हथियारों का आयात घटा है, 5% से ज्यादा घटा है। क्यों घटा है? शायद खाने की दिक्कत है वहां पे पैदा हो गई है, बड़े पैमाने पर खाद्य असुरक्षा वहां पे। अब आप अमेरिका पे आ रहे हैं, अमेरिका पे तो आप भरोसा नहीं कर सकते। अब एक चीज देखिए, जैसे अभी सुनील जी ने भी बिल्कुल साफ कहा कि भाई आप रशिया को क्यों घेरना चाहते हैं? भाई रशिया के लिए सौदा करने के लिए, उसके जहाजों के जाने के लिए कितनी जगह है? ब्लैक सी की क्या स्थिति होती है? ब्लैक सी साल में कितने दिन बर्फ से रहता है कि उसके जो परिवहन वाले मालवाहक जहाज वहां से नहीं निकल सकते, शिप नहीं निकल सकते, चाहे कितने भी बड़े आप आइस ब्रेकर लगा दें, साल में तमाम महीने से वो निकल नहीं सकता। उसके पास कारोबार करने के लिए कितने रास्ते हैं? आपको ये भी रशिया को समझना पड़ेगा। आप तो रशिया का गला घोट देना चाहते थे, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के मद्देनजर। भाई एक तुर्की की खाड़ी है, वहां से वो निकलता है जो तुर्की के कंट्रोल में आती है। जिस दिन चाहे तुर्की उसको, स्टेट को वो बंद कर सकता है, वो जिस दिन चाहे वो वहां से, तो उसका यानी आपका सारा का सारा कारोबार आपका बंद हो जाएगा, सारे रशिया के जहाज खड़े हो जाएंगे। तो रशिया अपना सामान कैसे भेजेगा? क्योंकि हवाई जहाजों से तो व्यापार होता नहीं है। क्योंकि अगर आप बड़े पैमाने पर, अगर आप चाहे कृषि उत्पाद हो, चाहे उर्वरक हो, चाहे कोई भी अगर आप भेजना चाहते हो, तो आपके तो बड़े बड़े समुद्री जहाज की जरूरत पड़ती है, कि तभी उसी में तो कंटेनर्स जा पाते हैं ना बड़े पैमाने पे। वो तो आप रोकने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा मुझे एक ऐसा लग रहा है कि जो लड़ाई हम लोग जैसे हथियारों को कह रहे हैं, ये एक पहलू है। असली जो लड़ाई है, वो लड़ाई है संसाधनों पर कब्जा करने की। अगर रशिया को अगर व्यापार से बाहर कर दिया जाता है, चाहे वो तेल का व्यापार हो, चाहे वो गेहूं का व्यापार हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स का व्यापार हो, अगर इन सब से अगर रशिया को अगर बाहर कर दिया जाता है, तो आप ये मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा व्यापार अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए खुलता है, एक बड़ा क्षेत्र खुलता है।
हमको वो भी समझना पड़ेगा। अगर जैसे मान लीजिए उसने यूक्रेन से भिड़ गया, अब यूक्रेन और रशिया भिड़ गया, ये पूरे वर्ल्ड में तो ये करीब लगभग 19 से ज्यादा फीसदी इनका ये गेहूं का योगदान है पूरे दुनिया में। अब सवाल है कि अगर यहाँ से तो योगदान हो नहीं पा रहा है, रशिया ने जो एक मानवीय जो जो दिया था, जो यूएन ने जो बात की थी, तो यूएन बात करके पीछे हट गया था। यूएन ने जब बात की थी तो इसमें यह था कि यूक्रेन से सारे शिप जाएंगे, इसके अलावा रशिया के भी जो फर्टिलाइजर्स हैं उन शिप्स को भी जाने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन ये आधे का ही इसका सम्मान किया गया, रशिया को नहीं मौका दिया गया ले जाने का। तो उसने अंततः उसको एक्सटेंड करने से, जो डेडलाइन खत्म हो गई थी, एक्सटेंड करने से मना कर दिया। अब सवाल, मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ, आप चलिए अब इसको आप हथियारों के मद्देनजर भी देख सकते हैं। अब हथियारों के मद्देनजर आप किस तरीके से देखना चाहेंगे? अरब देशों के मद्देनजर, नहीं अरब देश भी तो आजकल आयातक हो गए, सऊदी अरब भी दूसरे नंबर का आयातक हो गया आज की तारीख में, मतलब मार्च 2023 में दूसरे नंबर का आयातक था। तो हथियार तो चलेंगे, हथियार से नहीं बच जाता, क्योंकि हथियार के बारे में एक बार ये भी कहा जाता है कि अगर आपको न्यूक्लियर युद्ध रोकना है तो आपके पास भी न्यूक्लियर डेटरेंस होना चाहिए, तभी आप युद्ध से बचेंगे। ये एक बहुत पुरानी कहावत है, ये फलसफा है, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, सारे देश ये मानते हैं कि अगर आपको बचना है तो आपको एक सामरिक तौर पर शक्तिशाली तो होना ही पड़ेगा। और कितना होना पड़ेगा, इसके लिए मैं कहूंगा कि ये जनवरी में जापान के पीएम ने एक बयान दिया था, वो बयान बड़ा दिलचस्प था, और वो जापान की अपनी पुरानी लाइन थी जो डिफेंस वाली, उससे वो अलग हटता था। उसमें यह था कि एक्टिव डिप्लोमेसी के साथ ही साथ सामरिक तौर पे भी मजबूत होना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके के घटनाक्रम हो रहे हैं, ये हमारा फ्यूमियो किशिदा का बयान था वो। तो रक्षा क्षेत्र को तो सारे लोग मजबूत करने पे चले हैं। आपके जो नाटो वाला जो प्रकरण है, यूक्रेन वाला जो प्रकरण हुआ है, इस प्रकरण के बाद में भी जो छोटे छोटे देश हैं वो लोग भी अपनी एक सुरक्षा के लिए, एक अपनी छतरी बचाने के लिए तैयार हैं। इवन नाटो देशों में भी तमाम नाटो देश जो अपना अपना बयान दे चुके हैं, जैसे जर्मनी दे चुका है कि उसको अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करनी है और खुद ही सुदृढ़ करनी पड़ेगी। ये एक बड़ा है, बड़ा एक चेंज है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अगर सारे लोग इसी तरीके से अगर अपनी सुरक्षा सुदृढ़ करने जाएंगे तो आप ये मान करके चलिए कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि जब आपको पता चला कि रोटी से ज्यादा पता चला बनाना रिपब्लिक वाला दौर ना आ जाए, कि पता चला कि हर आदमी के गले में बंदूकें हैं, मशीन गन है, और पता चला अफ्रीका की तरीके से आपके पास खाने को नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, सुनील शुक्ला जी जानते होंगे, आज से 20 साल पहले बांदा के तमाम क्षेत्रों में वो रबड़ की और टूटी चप्पल रहती थी, लेकिन गले में बंदूक लटकी रहती थी जी। ये बांदा के कई क्षेत्रों में ये चीज थी कि मतलब खाने को नहीं है लेकिन बंदूक रहेगी, क्या करेंगे, नहीं बच सकते। क्योंकि एक जो विकास का जो ये मॉड्यूल आ गया है, उस मॉड्यूल में आपको खर्च करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। स्पेंडिंग इकोनॉमी है, नहीं बढ़ेगी, सारे के सारे